हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे दोस्त अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं। देखिए मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ये जीएस की क्लास रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आपकी पर्टिकुलर आपकी चलाई जा रही है। और ख़ास करके रेलवे में जो अभी वैकेंसियाँ चल रही हैं, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन वगैरह की जो वैकेंसियाँ चल रही हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हमारी प्रॉपर वे में क्लास की टाइमिंग हमारी 9 बजे रात को होती है और 9 बजे ये क्लास हमारी प्रॉपर लाइव चलती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों 9 बजे अवश्य क्लास में पहुंचा करें। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो अच्छी बात, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तब भी आपको क्लास में जुड़ना होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं और बड़ी आसानी से अब हम लोग इसके आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि क्या इन चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं और वो हमारे पेपर में या एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें, तो उनके बारे में हम आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों के बारे में एक एक पॉइंट से बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है उसके बारे में सभी रूबरू हो। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर जुड़े रहें तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें भी पता चलता है कि नहीं हमारी क्लास जो है कितने सारे विद्यार्थियों को ये पसंद आ रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की ओर कंटिन्यू। देखा, पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र, जिसे कैस्कोग्राफ कहते हैं, का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? आपसे ये पूछ रहा है कि जो पौधों की वृद्धि दर होती है इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक परासंवेदी यंत्र होता है। इस यंत्र को कैस्कोग्राफ भी कहते हैं। तो अब इस बात को आप समझ चुके होंगे कि कैस्कोग्राफ किसे कहते हैं। तो कैस्कोग्राफ का मतलब होता है पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि कैस्कोग्राफ के तहत की जाती है। और याद रखिए, कैस्कोग्राफ का निर्माण जो है वो किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, ये अब आपको बताना। तो याद रखो, यहाँ पर बताया गया सत्येंद्र नाथ बसु, जगदीश चंद्र बसु और फिर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर वेंकटरमन, बीरबल साहनी। बताइए, आप यहाँ से एक चीज़ तो देखते हैं कि वेंकटरमन, जिसे सीवी रमन के नाम से जानते हैं, यही वो हैं जिन्हें हम सीवी रमन कहते हैं। इसका मतलब ये तो ऑप्शन में कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। बीरबल साहनी ये हिस्ट्री के वैज्ञानिक, मतलब हिस्ट्री में इनका योगदान था बीरबल साहनी का, ये भी खत्म हो गए। सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम मिलता है, लेकिन सत्येंद्र नाथ बसु का नाम मिलता या नहीं। फिर जगदीश चंद्र बसु, ये नाम हमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर। अब आपसे ये पूछा जाता है कि पौधे की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। सुनना जरा, आपसे कहा जाता है कि पौधे की आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं। मेरे भाई सुनिए जरा, हम और आपको बताते हैं। देखो, आपसे कह रहे हैं कि पौधे की आयु किससे ज्ञात की जाती है? किससे ज्ञात की जाती है? तो याद रखिए, पौधे की जो आयु है वो पौधे के बलय को गिनकर की जाती है। पौधे के बलय को गिनकर की जाती है। बलय को गिनकर यहाँ पर पौधे की आयु को गिनकर की जाती है। ठीक है, तो पौधे की आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं?
तो आपके सामने लिखा है कि पौधे के जो बलय होते हैं उसको गिनकर हम पौधे की आयु ज्ञात करते हैं। समझ गए इस बात को? अगर आप नहीं समझ पाए तो समझने की कोशिश करिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 44 के बाद 45 नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए पहले। माँ के दूध से शिशु को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? जो माता होती है, माता के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण तत्व या पदार्थ कौन सा मिलता है, ये आपको बताना था। पहला ऑप्शन आपका बना था वसा, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन एंटीबायोटिक्स, डी ऑप्शन एंटीबॉडीज। चलिए बताइए ज़रा। कहते नहीं कि बच्चे के जन्म के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, तो इसका मतलब माँ के दूध में कुछ ऐसा पाया जाता है जिससे बालक का पूर्ण विकास यहाँ पर हो पाता है। और ये पूरा विकास किस तरीके से होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि बालक का पूर्ण विकास किस तरीके से होगा, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखो, बालक का पूर्ण विकास आपसे पूछा गया है। सुनिए जरा, अब आपसे क्या कह रहा है कि बालक का पूर्ण विकास कैसे होना चाहिए। क्या वसा से बालक का विकास होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रोटीन की ज़रूरत, माता के दूध से प्रोटीन मिलती है क्या? ऐसा भी नहीं। इसके अलावा याद रखो, एंटीबायोटिक्स होता है क्या? ऐसा भी नहीं। तो याद रखो, माता के दूध में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जिसके लिए बालक को 6 महीने तक केवल माता के दूध के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि माता के दूध में वो एंटीबॉडी पाई जाती हैं जिससे बच्चे का शरीर डेवलप हो सके। और भविष्य में अगर कभी भी कोई भी जीवाणु इस बालक के ऊपर अटैक करता है तो उस जीवाणु से ये लड़ सके। तो याद रखो, कहने का मतलब ये है कि जो बीमारियां होती हैं उनसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो आपकी क्या होती है, क्षमता प्राप्त हो जाए, क्षमता प्राप्त हो सके, क्षमता प्राप्त हो सकती। तो याद रखो, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि बालक को माता के दूध से आपकी एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं जिससे वो मजबूत बन जाता है। लेकिन याद रखो, जब बालक अपनी आगे की अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा होता है, कहने का मतलब है जब वो बच्चा आपका 14 वर्ष का हो जाता है या 14 वर्ष के अप्रोक्सीमेट हो जाता है, तब उसके शरीर के विकास के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो याद रखो, आवश्यक तत्व अगर हम बात करें तो याद रखो, ये आवश्यक तत्व जो हो जाता है, फिर आपके शरीर में आवश्यक तत्व की बात करेंगे तो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन से कोशिकाओं में वृद्धि होती है। क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखो, कोशिकाओं में क्या हो जाता है, कोशिकाओं में ये वृद्धि हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद बालक जो होता है उसके शरीर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के लिए बच्चे को प्रोटीन दिया जाता है, ना कि विटामिन, ना ही वसा, ना ही आपके कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ नहीं चाहिए होता है बच्चे को, केवल और केवल प्रोटीन चाहिए होता है। जब आप देखते हैं कि जब आप जिम वाले के पास जाते हैं तो आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए वो आपके प्रोटीन का पाउडर देता है, जिससे आपकी मसल्स बढ़ जाएगी, मतलब आपकी जो सेल होगी, सेल में वृद्धि होगी, तभी आपके शरीर में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए बात को? अब आगे समझो। आगे देखें 46 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझिए जरा।
आपसे ये कह रहा है 46 नंबर, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB है तथा महिला का रक्त B है हो, तो उनकी संतान निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि अगर पिता की बात करें तो याद रखो पिता जो है उसका ब्लड ग्रुप AB है, और माता जो है ना, माता का ब्लड ग्रुप B है। तो ये आपको बताया गया, कह रहे हैं पिता का ब्लड ग्रुप AB, माता का ब्लड ग्रुप B। अब कह रहे हैं कि इनसे संतान की जब उत्पत्ति होती है तो हो सकता है कि पुत्र की अगर बात करें तो पुत्र का जो ब्लड ग्रुप होता है, याद रखो या तो AB हो सकता है, या फिर AB हो सकता है, या फिर BB हो सकता है। इतने ब्लड ग्रुप उस बच्चे के हो सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा AB हो सकता है, AB हो सकता है, A हो सकता है और BB हो सकता है, लेकिन O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माता और पिता में से किसी का भी ब्लड ग्रुप जो है वो आपका A मतलब O नहीं है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप किसी भी कंडीशन में आपका O नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, मतलब O ब्लड ग्रुप इसका नहीं होगा। समझ गए। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता है, बाद बाकी और जो आपको ब्लड ग्रुप बताए गए हैं वो हो सकते हैं। बस इतना याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव भी आपसे पूछ दें तो इनके बारे में भी याद रखनी है आपको, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है रक्त वर्ग समूह की खोज किसने की थी। रक्त वर्ग समूह की खोज, रक्त वर्ग समूह की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, किसने की थी, ये आपसे पूछा है। तो याद रखो मेरे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा है किसने खोज की थी, तो याद रखो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। स्टीनर ने इसकी खोज आपकी की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। किसकी? इस रक्त वर्ग समूह की। समझ गए कि नहीं। तो पहले तो उन चीज़ों को ध्यान रखें जो चीज़ें आपको पता नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46 की बात 47 में याद रखो, कहते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। भैया आजकल एसएससी ने एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड अपना रखा है, ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है जिससे आप नहीं पढ़ते। वैसे ये वो टॉपिक है जिसको हर टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ज़रूर है मेरे भाई। अब देखो ज़रा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है ये बताना था। कह रहा है गर्भाशय में, या अंडवाहिनी में, या योनि मार्ग में, या अंडग्रंथियों में। बता जरा, अंडवाहिनियों में, गर्भाशय में, अंडग्रंथि में, या फिर योनि मार्ग में। याद रखिएगा गर्भाशय में तो बच्चे की स्थापना होती है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया किसी भी कंडीशन पर नहीं होती। योनि मार्ग में भी आपकी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये भी कंफर्म है। तो याद रखो दो तो आपके ऐसे ऑप्शन कट गए। अब बाकी क्या है, एक तो अंडग्रंथियाँ बाकी हैं और सेकंड ऑप्शन अंडवाहिनियाँ आपकी बाकी। तो अब आप इसको क्या टिक करेंगे और किस तरीके से हैंडल करेंगे इसको समझिए ज़रा। अंडग्रंथियाँ आपकी अंदर पाई जाती हैं, जबकि अंडवाहिनियाँ आपकी बाहर की ओर पाई जाती हैं। वैसे आपने देखा होगा कि जो फीमेल का कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है
वो कुछ मेल का जो होता है वो आपकी बाहर की ओर दिखता है, जबकि फीमेल की जो रिप्रोडक्शन होता है वो सारी चीज़ें अंदर होती हैं, सेम होती है। जैसे अंडवाहिनियाँ उसमें भी होती हैं और फीमेल में आपकी अंदर की ओर होती है, मेल में बाहर दिखती हैं। तो याद रखो अंडवाहिनियों में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंड ग्रंथि। तो अंड ग्रंथियों में आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसको आपको टिक कर लेना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको समझिए जरा। क्वेश्चन ये कह रहा है 48 नंबर के मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आपसे पूछ रहा है किसमें कितनी तंत्रिका निकलती। कह रहा है 12 जोड़ी होती है, 13 जोड़ी होती है, 33 जोड़ियाँ होती हैं या 31 जोड़ी होती है। सभी लोग कमेंट करिए और बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। चलो भाई देखिए, ध्यान से देखिएगा। मेरुदंड की जोड़ियों की संख्या पूछी है तो 12 जोड़ी तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकती। हालांकि उसने ऑप्शन बड़े सटीक रखे, जैसे 12 को देख करके उसने 13 रख दिया, 31 को देख करके उसने 33 रख दिया। तो याद रखो अगर हम बात करें इसकी तो 12 के बाद 13 और 31 से 33, तो ना तो 12 है ना ही 13 है। अब बात बच गई आपकी 31 और 33 की। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो जय श्री राम का नारा लगा के तुक्का लगा दो भाई। तो याद रखो इसका करेक्ट आंसर आपका 31 बन जाएगा। क्या बनेगा मेरे भाई? तो याद रखो आपकी 31 जोड़ी मेरुदंड में तंत्रिकाओं की संख्या होती है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए जरा कि चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये आपको बताना था मेरे भाई। चलो सभी लोग बता दो कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये आप आंसर बताएंगे। अब हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे 49 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कि जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसे मानेंगे? लिखा है मस्तिष्कांग, अनुमस्तिष्क, फिर लिखा प्रामस्तिष्क और लिखा मध्य मस्तिष्क। पहले तो इतना याद रखना, क्योंकि मस्तिष्क को हिंदी में बड़े अजीब अजीब नाम, अगर आप इंग्लिश नाम देखते तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे आपको ये चीज़ें देखनी पड़ी तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, सुनिए जरा। इसकी बात करेंगे मस्तिष्कांग, ऑप्शन तो कंडीशन में नहीं, ना अनुमस्तिष्क कंडीशन में, बचा मध्य मस्तिष्क और प्रामस्तिष्क। तो याद रखो प्रामस्तिष्क भी नहीं होता है, मध्य मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। ठीक है, आगे चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की। 49 के बाद अगर हम बात करें 50 नंबर, 50 नंबर कह रहा अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। कह रहे हैं सबसे अधिकतम वाला मतलब ऐसा कौन सा
उर्वरक है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है? ए ऑप्शन है यूरिया, बी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, सी ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट फोर्थ ऑप्शन में रहेगा। बताइए जरा इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? चलो बच्चों बताओ जरा। तो अब एक बार सोचिए और बताइए। वैसे उर्वरक अगर हम बात करें तो तुम्हें केवल और केवल यूरिया दिख रहा होगा, क्योंकि यूरिया ही उर्वरक है और यही वो आपका सही भी आंसर है कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। आप देखिए यूरिया की जो खाद होती है, इस खाद में ऊपर स्पष्ट लिखा होता है हरे कलर से कि 46% इसमें नाइट्रोजन है जो भी खाद होगी। जबकि याद रखिए भारतीय खाद में अगर हम बात करें, भारतीय खाद जो होती है, याद रखो इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होता है ना, वो 4, 2 और 1 का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है मेरे भाई? 4, 2, 1 का रेशियो यहाँ पर होता है। तो याद रखिए भारतीय खाद का रेशियो जो होता है 4, 2, 1 का रेशियो होता है, जिसमें आपकी भारतीय खाद के रेशियो के बारे में बताया जाता है। समझ गए ना? NPK का रेशियो जो है वो 4, 2, 1 का रेशियो होता है। समझ गए इस बात को? अब हम आगे की ओर चल रहे हैं, इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है? आगे देखिए 50 के बाद 51 नंबर पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। एक क्वेश्चन नंबर जो आया है इसको पहले तो आप समझिए जरा क्या कह रहा। समझो मेरे भाई आप क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है इसको पहले समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि आप मानव, कह रहे हैं कि आप मानव शरीर में उरोस्थी को कहाँ पाएंगे? मतलब आप मानव के शरीर में उपरोस्थी को कहाँ पाएंगे? बड़ा अजीब क्वेश्चन है। कह रहा है जांग में, नितंब में, कपाल में, छाती में। उरोस्थी का मतलब समझते हैं आप? अगर उरोस्थी का मतलब नहीं समझते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि मानव का जो शरीर होता है इसमें उरोस्थी क्या जांग में पाई जाती है। अब यही पता नहीं होगा कि नितंब किसे कहते हैं। जांग तो जानते होंगे, कपाल का मतलब खोपड़ी होता है, खोपड़ी होता है, और छाती का मतलब चेस्ट होता है, ठीक है ना? इसे चेस्ट कहते हैं, जांग। तो इतना तो याद रखो, लगभग में उरोस्थी जो होती है ना, उरोस्थी की अगर हम बात कर ले तो याद रखो इसका करेक्ट आंसर कपाल होता है। कपाल में उरोस्थी आपकी पाई जाती है, ना तो छाती में पाई जाती है, ना नितंब में और ना ही जंघा में। जो पाई जाती है कपाल या खोपड़ी में, ये आपकी पाई जाती है। चले मेरे भाई आगे सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। अब आगे की बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो याद रखो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव के शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, आपसे ये पूछ रहा। आपसे कह रहा 10% होती है, 20% होती है, 5% होती है या 80% होती है।
तो आपको ये बताना है कि मानव के शरीर में कितने प्रतिशत आपका जल पाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना था। चलिए सभी के सभी बताइएगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो याद रखिए, क्या मानव के शरीर में 5% जल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 10% हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मानव के शरीर में है क्या? जल ही जल तो है। तो 20% भी नहीं है मेरे भाई, कितना है? 80% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव के शरीर में 20% जल पाया जाता है, समझ गए ना। और याद रखो, जल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये बता दीजिएगा। जल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रोग कौन सा है ये आपको बताना था। जल की कमी से कौन सा रोग होता है मानव शरीर में? तो आप सभी जानते हैं और इसका करेक्ट भी आंसर दे रहे हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम का रोग होता है जिसके कारण पानी की कमी होने पर डिहाइड्रेशन नाम का रोग हो जाता है। समझ गए इस बात को? अब हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अगले अगर अब पॉइंट की बात करें मेरे बच्चे, तो अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। कहते हैं मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? कह रहा उदर में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में। कह रहा मुख्यतः कहाँ पचता है? बताओ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये आपको बताना था। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है मनुष्य के शरीर में, ये आपको बता देना था। तो याद रखो, मानव के शरीर में भोजन का पाचन जो है वो आपके कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखो, ये आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आपको भोजन को आपने मुख पे रखा, वहीं से भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन कह रहा था कि मुख्यतः भोजन कहाँ पचता है? तो याद रखो मेरे बच्चों, उदर का मतलब होता है पेट। बड़ी आंत तो कोई कंडीशन में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ आप छोटी आंत, लीवर या उदर लगाएंगे। अब बताओ, तीनों ऑप्शन सटीक रखे भाई साहब इसमें। बड़ी आंत तो आप हटा सकते थे। वैसे याद रखो, मुख्यतः भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन ठहरता है और जितने भी यहाँ से पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में, उन सभी को ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे शरीर में ये सारे पार्ट्स में भेज देता है। तो याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा समय और भोजन का मुख्यतः पाचन छोटी आंत में होता है। समझ गए ना? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन हो रहा होता है। आगे बात करेंगे 3rd नंबर की। 3rd के बाद 4th नंबर क्वेश्चन आ गया। बताइए, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वैसे ये क्वेश्चन बड़ा आपका सिंपल है। कह रहा कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बताओ, मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाँ जी मेरे बच्चे, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो पहले तो इतना याद रखो कि मानव के शरीर में
प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखो, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ना तो कार्बन होता है और ना ही आपका कैल्शियम होता है, ना तो नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा का मतलब होता है अधिक मात्रा में। प्रचुर का मतलब होता है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अधिक मात्रा। अधिक मात्रा में ये आपकी प्रचुर मात्रा कहलाती है। समझ गए बात को? तो प्रचुर मात्रा में ये आपका पाया जाता है। अब सुनो जरा, आप सुनिए जरा ध्यान से। कैल्शियम जो होता है शरीर में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती ना, हमारे शरीर की हड्डियाँ को मजबूती कौन प्रदान करता है? तो याद रखो, मजबूती प्रदान करने का काम, प्रदान करने का कार्य कौन करता है मेरे भाई? करने का कार्य करता है कौन करता है? कैल्शियम। जबकि आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य श्वसन में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सुनना ज़रा, मनुष्य अपनी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, मनुष्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कितने प्रतिशत CO2 को छोड़ता है? कितने प्रतिशत CO2 छोड़ता है ये आपको बताना। तो याद रखो, मनुष्य, आप लोग कहते नहीं हैं कि मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, CO2 को छोड़ता है, तो कितने परसेंट CO2 होती है मेरे बच्चों? बताओ जरा। याद रखो, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। केवल और केवल 3% CO2 होती है। बाद बाकी की आपकी ऑक्सीजन इसमें सबसे ज़्यादा होती है। फिर भी इसके अलावा अन्य प्रकार की गैसें भी होती हैं इसमें। ठीक है, तो आगे सुनो। एक क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है? अंग किसे कहा जाता है? तो याद रखो, सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है? तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग मेरे बच्चों क्या होता है? तो याद रखो, मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है मेरे भाई। त्वचा मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जबकि मानव के आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ देता, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब इसका करेक्ट आंसर होता क्या? तो इसका करेक्ट आंसर उस कंडीशन में हो जाता, क्या होता? तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि की बात करें तो याद रखो, सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि मेरे बच्चा क्या होती है? तो याद रखो, सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर यकृत या लीवर हो जाती है। यकृत हमारी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है। समझ गए? अब सुनो जरा, आगे की बात करें, सुन लो। 4 के बाद 5 नंबर। 5 की अगर बात करें, देखो शुरू हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहा? हमने अभी शायद इसके बारे में ही चर्चा की थी। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है?
मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। बताओ, कह रहे कौन सा तत्व है जिसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है? जल्दी से बताइएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? सभी लोग आंसर बताएं मेरे बच्चे। तो याद रखिए, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख से प्रारंभ होता है? ना तो प्रोटीन है, ना ही वसा है, ना ही विटामिन है। करेक्ट आंसर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमें शर्करा के रूप में मिलती है। किस में मिलती है? तो याद रखो, शर्करा के रूप में ये आपकी पाई जाती है। शर्करा के रूप में पाई जाती है। और इतना याद रखना, ये शर्करा के रूप में जो पाई जाती है वो आपके क्या होती है? ये आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके बाद में लैक्टोस। ये आपकी जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है वो इन्हीं रूपों में आपकी पाई जाती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोस के रूप में पाई जाती है। हालांकि एक और होता है जिसे माल्टोज भी कहते हैं। एक रूप और भी होता है कार्बोहाइड्रेट का जिसे माल्टोज के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखो, कार्बोहाइड्रेट इन रूपों में आपकी पाई जाती है जिसकी हमने ये चर्चा की। समझ गए ना? तो अब आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को मुख में लेते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज को आपने जैसे मुख में लिया, वहीं पर आपका क्या होता है? घुलने लगता है। जो चीनी वगैरह होती है, शुगर होती है, वहीं पर घुलने लगती है और पाचन जो होता है यहीं से शुरू हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरूर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 6 नंबर की। तो याद रखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहे हैं कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? किस अंग में प्रारंभ होता है? कह रहा मुंह से, पेट से, यकृत से या आंत से। ये बड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे रहे हैं। समझिए और पहचानिए इनके बारे में और आपसे क्या कह रहा है इनको समझो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो कौन सा अंग है जहां से भोजन प्रारंभ हो जाता है? तो याद रखिए, भोजन जो प्रारंभ होता है, क्या यकृत से प्रारंभ होता है? बिल्कुल नहीं। आंत से? बिल्कुल नहीं। पेट से? बिल्कुल नहीं। अभी हाल बताया कि भोजन जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आपने भोजन को मुख में रखा, वहीं से आपकी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समझ गए ना इस बात को? तो बार बार अगर क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो तो समझ लेना कि भाई साहब बड़े सिंपल है। देखो, वैसे हमें नहीं लगता कि ये आप जानते ना हो इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछी गई है। ए ऑप्शन स्टेपीज, बी ऑप्शन फीमर, सी ऑप्शन कशेरुकी और डी ऑप्शन कपाल हड्डी। बताएं, जल्दी से करेक्ट करिए, जल्दी से आप कमेंट करें कि क्या इसका आंसर होगा। इतना तो जानते हैं कि कशेरुकी ये सही नहीं और ना ही कपाल हड्डी सही है। अब आपने स्टेपीज भी पढ़ा होगा और आपने फीमर भी पढ़ा होगा, ये दोनों पढ़े होंगे, लेकिन याद रखो पढ़े कहाँ पर है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है उसको पहचानना। तो कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है मेरे बच्चे। क्या है? फीमर इसका करेक्ट आंसर है। जबकि हम बात करेंगे स्टेपीज की, तो स्टेपीज जो है ना, ये आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है।
ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो आपकी क्या होती है, इसी को कहा जाता है स्टेपीज़ को। तो स्टेपीज़ जो है वो आपकी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है सबसे छोटी। और फीमर हड्डी जो होती है वो आपकी जंघा में पाई जाती है, जिसे जांग कह सकते हैं। जांग में ये फीमर नाम की हड्डी आपको देखने को मिलती है। समझ गए कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर फीमर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए 7 नंबर के बाद 8 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपसे देखो, हम बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। आपसे कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। अगर आंतरिक अंग ना लगाता और केवल ये कह देता सबसे बड़ा अंग क्या है, आंतरिक छिपा देता, तब फिर इसका आंसर बन जाता त्वचा। तब इसका आंसर होता त्वचा। लेकिन इसने कहा कि भैया हमें चाहिए आंतरिक अंग, तो आंतरिक अंग की जब हम बात करेंगे, मस्तिष्क नहीं है, गुर्दा नहीं है, हृदय नहीं है, इसका आंसर यकृत या लीवर जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो लीवर आपका कैसा अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए 8 के बाद 9 नंबर। याद रखिए 9 नंबर में आपसे पूछा गया कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है। कह रहा 1100, 1350, 1230 और 1500। बताओ क्या करेक्ट आंसर करेंगे आप। इसका वैसे फिक्स तो वजन नहीं होता है, इसका वजन का क्राइटेरिया जो होता है वो आपके 1400 ग्राम तक होता है। इसमें आपके कहता है शायद में 1200 से लेकर के 1440 ग्राम तक होता है। ये आपके इसके बीच में होता है। ना तो ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये ऑप्शन हो सकता है। अब 2 ऑप्शन उसने फांस दिए, क्योंकि 1350 भी है और 1230 भी है। तो 1230 और 14 के बीच में आपके दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको छोड़ करके 1350 वाला करेक्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे दोनों ऑप्शन सही हैं, 1230 भी 1250 भी, क्योंकि 1200 से शायद में शुरू होता है और 1400 के लगभग में ये आपके होता है। ठीक है, आप चलें आगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। शायद में ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ना तो मस्तिष्कांग है, ना प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क नहीं। इसका मध्य मस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखो ये कहानी आज की हमारी होती है कंप्लीट। टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए आज, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी ही क्लास आपकी डेली 9 बजे चलती है, उस क्लास में अवश्य जुड़ा करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।